मिसेस शक्ति मेहता एक स्पेशल एजुकेटर है, एक थेरेपिस्ट है, एक काउंसलर है। वो ट्रेनिंग देती हैं बहुत सारे पेरेंट्स को, टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्कूल्स में उनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे हैं, उनकी वो थेरेपी लेती हैं। वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में और कैसे एक स्पेशल चाइल्ड एजुकेटर की जो भूमिका है वो क्या है। So welcome to my podcast, Mrs. Mehta. Thank you very much. Good morning, all. My name is Shakti Mehta, and I'm a special educator. Special educator means कि जो special बच्चे होते हैं, तो हम आगे भी बात करेंगे। जैसे मैम बताया मैम ने, अब ये किरण मैम, थैंक यू वेरी मच कि ये टॉपिक आपने दिया मुझे बात करने के लिए। दिस अ वेरी हेल्पफुल टॉपिक फॉर सोसाइटी। तो मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ एंड दिस माय एक्सपीरियंस। 15 साल से मैं डील कर रही हूँ एक ऑटिज्म बच्चे के साथ। तो मैं अपनी लाइफ और मेरा बच्चा, हम दोनों पूरे सोसाइटी में ये चीज को कैसे हैंडल किया है। तो मैं कौन हूँ एज ए मदर, आई एम अ स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर तो मैंने प्रोफेशनली अचीव किया है, और वो अचीव करने में सबसे ज्यादा हेल्प मुझे मेरी बच्चे ने की है। तो जिसको जरूरत थी, जिसकी वजह से जो मैं हूँ आज। एंड दिस अभी आपको तो कैसे, आपको कब पता चला कि आपके मतलब अगर आप बुरा ना माने तो, मतलब बच्चा, आपके बच्चे को क्या है, मतलब योर बेबी इज ऑटिस्टिक चाइल्ड, राइट? yes, he having autism, जिससे न्यूरोलॉजिकली डेवलपमेंटल इशू है। राइट। जैसे स्पेशल बच्चे क्या होते हैं, तो 3 टाइप का एक होता है। किसी को होता है जो दिख नहीं पाते, वीआई, विजुअल प्रॉब्लम होते हैं, हमें पता चलता है कि ब्लाइंड है, ये देख नहीं पाते। एक होता है, किसी को होता है एचएल, मतलब हियरिंग लॉस होता है कान में। वो भी अगर माँ को पता चल जाता है, बच्चे को जब भी बर्थ होता है कि जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं करता, आवाज क्या कुछ साउंड होता है कि वो क्राई करता है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उसको माँ को पता चल जाता है। लेकिन एक ये एमआर कंडीशन में, एक ऑटिज्म एडीएचडी एक ऐसा है जो स्लोली स्लोली हार्मोनल डेवलप होते हैं, उसके बाद बच्चे में स्लोली स्लोली डेवलप होते हैं। 1.5 to 2 years अगर पेरेंट्स अवेयर है, उनको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे में कुछ ऐसे ये इश्यू है जो शायद मुझे ना उस पर काम करना चाहिए, तो उसके डेवलपमेंटल इश्यू में उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो दैट तो इज ऑटिज्म। राइट, बट क्या सिंस यू वर टेलिंग मी, आपने मुझे बताया था दैट यू हैड अ प्री मेच्योर बेबी, आपका प्री मेच्योर बेबी हुआ था। तो क्या प्री मेच्योर जो बेबीज होते हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह की स्पेशल नीड्स वाले बच्चों में कि प्री मेच्योर का क्या कोई लिंक होता है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड हो जाएगा बाद में? अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए ना, तो प्री मैच्योर बच्चे कराए इसलिए जाते हैं कि सीपी ना हो जाए। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता तो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी करके सेफ बच्चे को बाहर लिया जाता है, ताकि सेरेब्रल पाल्सी ना हो जाए। ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा तो वो बॉडी सीपी हो सकती है। तो बच्चे को बचाने के लिए ही प्री मैच्योर बच्चे किए जाते हैं। ना कहीं उसको प्रेगनेंसी में कहीं कुछ डैमेज हो जाता है तो मे बी चांसेस है। लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी, एक्सीडेंटली डिलीवरी जो नॉर्मल नेचुरली होती है, वो भी ये कुछ कह नहीं सकते आज के डेज में, क्योंकि ज्यादातर नॉर्मल बच्चे जो गांव में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सीजर के लिए कुछ विलेज में लेडीज है काफी हेल्दी खाती है, सब कुछ है, लेकिन टाइम पे ऑक्सीजन बच्चे को नहीं मिलने की वजह से, उनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से भी काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि राइट। प्रीमैच्योर बेबीज में ही होना, और कोई भी एज में हो सकता है। दिस इज नॉट फॉर बेबीज एंड किड्स। ये तो बहुत वी आर लकी कि हम बेबीज और उसमें डायग्नोसिस करके पकड़ सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है हार्मोनल चेंज कोई भी एज में, कोई लेडीज को मेनोपॉज के टाइम पे भी एडीएचडी और बिहेवियर इश्यू हो सकते हैं। हो सकते हैं, राइट। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे मुझे लगता है एडीएचडी तो फिर भी शायद बच्चा हाइपर हो जाता है शायद एडीएचडी में, या बच्चे को तो वो सिम्टम फिर भी हम लोग जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाता है कि हाँ, नहीं नहीं ये हाँ। बच्चा ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो वो नॉर्मल है। बट कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए जो विजुअल होता है, मतलब हमें दिखता है कि ये बच्चा स्पेशल है, मतलब उस बच्चे में आपको या तो वो चल नहीं पा रहा है या उसके वो बात नहीं कर पा रहा है, चाहे स्पीच डिलेज भी होते हैं, वो भी कुछ हद तक तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि अभी बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो दिखते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, वो उनको देख के पता करते हैं। तो ऐसे चल ऐसे जाता है, जो हाँ। स्पेशल चाइल्ड है जो विजुअली आप उनको देखते ही पहचान जाते हो कि ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, वो कितनी बड़ी बात है पेरेंट के लिए, और क्या स्टिग्मा उसके साथ अटैच्ड है?
वो तो बहुत मतलब एक पेरेंट्स को पता चलना कि मेरा बच्चा है, उसको सोसाइटी में पहले तो लेना लेके जाएंगे और घर में ही खुद मैनेज करने में इतना टफ होता है उनको कि हर एक चीज, क्योंकि एक ऐसा प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं कि ओनली बच्चा का बिहेवियर इशू है, उसके साथ साथ सेंसरी इशू होती है। उसको वॉशरूम जाना तो वो अपने आप को रोक नहीं पाना, सोसाइटी में पेरेंट्स ले जाना, अगर उसको कोई भी नीड है पानी पीना, फटाफट बॉटल खोल के पानी नॉर्मली पीना। अब सोसाइटी में क्या है कि कोई बुजुर्ग आदमी है जिसको ऑलरेडी शिक ब्लाइंड है तो हम उनको हेल्प करते हैं, लेकिन जो ऐसा बच्चे होते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं, उनको भी एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए कि ओके, अगर छोटा बच्चे को मतलब मम्मा फीड कराना चाहते तो हम उनको कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि उनको कहीं हेल्प करते, कोई रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन पे ट्रैवलिंग करते। देखो ऑफकोर्स फौजी वाइफ, हमें कितना सारा ट्रैवलिंग करना पड़ता है एक जगह से उधर, मतलब अगर हमारी लाइफ काफी ट्रेन में, तो हम एक कंफर्टेबल जो अपने आप को हैंडल कैसे करें अपने बच्चे के साथ, वो होता है सेम। अब हम ये बच्चे के साथ तो पूरा डील करना पड़ेगा, उसको वॉशरूम जाना है। एक एजेड पर्सन को कैसे डील करते हैं कि वो फिजिकली नहीं एबल है, उसको हर एक रूटीन अपनी लाइफ में कि उसको ये चाहिए, वो कंफर्टेबल जोन में प्रोवाइड कराना। तो एक सेंसरी इश्यू पे उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो सेंसरी अपने कंट्रोल नहीं कर पाते। मेन उसकी बिहेवियर बहुत ही अलग पड़ जाती है सोसाइटी में। तो उनको क्या होता है कि कहीं ले जाने के लिए पेरेंट्स मेंटली अभी नाउ डेज आई डोंट नो, काफी सारे चेंज हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी कितने काफी अच्छे हाईली क्वालिफाइड और हाईली जो हमें लगते हैं ना, वो लोग ज्यादा अंदर बंद करके रखते हैं। बाकी जो जिसको हम बता जिसको नॉलेज है ना, वो अपने बच्चों को ले जाते हैं उसे, जितना भी उसको सोशलाइजेशन करेंगे ना, बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। मतलब मैंने देखा है होटल में भी खाने में ले जाते हैं ना, तो टेबल मैनर्स उनको आती है। ये बच्चे ट्रेन करने से और ज्यादा बेटर करते हैं। इनको अवॉइड जितना करोगे ना, तो उनका एडीएचडी बिहेवियर और ज्यादा बाहर निकलेगा कि सब कर रहे हैं लेकिन मुझे आप अलग दिखा रहे हो, और वो अलग तरीके से दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल हो जाता है। सोसाइटी कब अपनाएगी आपको? और नावरडेज सोसाइटी बहुत कुछ अपना रही है। अगर हम एक बॉय बॉय का रिलेशन भी समझ रहे हैं, गर्ल गर्ल का रिलेशन समझ रहे हैं, काफी कुछ फिजिकल चेंज हमने अपनाए हैं। ना गर्ल बात करती है, मैं काउंसलिंग में जाती हूँ गर्ल्स को, ये मतलब दे अब तो कोई वो नहीं कि भाई आईवीएफ है, बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब दे आर वेरी मतलब ओपनली सारे प्रॉब्लम। हाँ कंफर्टेबल है। अगर मुझे आंख में दिख रही है, आई एम वेरी इजी, गर्ल्स कहती है मुझे आंख में प्रॉब्लम, पता है कि मुझे नंबर है, प्रॉब्लम है, चेक करवाना है, चश्मिश बोलेंगे, ये करना है, वो सारी वो एनवायरमेंट नहीं रहा। अगर मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है, तो सोसाइटी, आप पहले अपने बच्चों को अपनाओ, उसके बिहेवियर को काफी कंफर्टेबल प्रोवाइड करो। आप कहीं भी जाता है बच्चा, अगर जमीन पे सो जाता है, जैसे यूएस में है, अगर एडीएचडी बच्चा है, पूरा फ्लोर मॉल में गए फ्लोर पे सो जाता है, टेंट्रम्स आते हैं मुझे ये चाहिए, या तो उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, वहां 3-4 लोग होते हैं, उनको उसकी मम्मी को काम करते हैं, डोंट वेरी व्हाट यू वांट, पूरे उसके साथ बैठ जाते थे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं उसके, तो उनको पता है कि एक पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल वो दिया जा रहा है। आज तो हम कितना, हमारे इंडियन कल्चर में तो कितना कुछ, सुबह कोई ब्लाइंड को खाना खिला दिया, पूजा पाठ ये रिलीजन में कर दिया है। तो ये भी वन टाइप ऑफ एक सोशल हेल्प हो जाएगी हमारे लिए कि ऐसे फैमिली लेकिन और ऐसे आपने पेरेंट्स हैं। क्योंकि आपका खुद का बच्चा ऑटिस्टिक किड रहा है, उसके बाद ही आपने जो ये कोर्स है, उसके बाद आपने ये कोर्स किया, आपकी शुरुआत कैसी हुई और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, मैं ये जानना चाहती ये आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड मैंने ये कोर्स किया। मैं ये फील्ड में ही नहीं थी, मुझे ये कुछ पता ही नहीं था। सबसे पहले सरप्राइज था कि ऑटिज्म क्या है। मुझे जैसे 2 years का था, देन आई रियलाइज डायग्नोसिस हुआ कि उसका डेवलपमेंटल कुछ कुछ मुझे लगा कि भाई डिले बोलना है, स्पीच है, ये क्या है। देन रिकग्नाइज हुआ कि भाई ऐसे ऑटिज्म है। इनिशियली माइल्ड ऑटिज्म था, लेकिन फिर मुझे ना क्यूरियोसिटी हुई कि ये चीजें मैं सोसाइटी से मांग रही थी, उसकी मेरे टाइम में कुछ नहीं था बाहर, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था ना। मैं गूगल कर रही थी, मुझे थियरी मिल रही थी, लेकिन कोई अच्छे थेरेपिस्ट नहीं मिल रहे थे। मैं जिसके पास जाती हूँ तो वो पहले प्रॉब्लम क्योंकि इसमें क्या है, ऑटिज्म या एडीएचडी या कोई भी प्रॉब्लम हो, एमआर के मतलब मेंटल रिटायर, कोई भी बच्चे के प्रॉब्लम सबके अलग अलग होते हैं। किसी को स्वीट ज्यादा पसंद है, किसी को स्पाइसी, किसी को सॉर, मतलब सबके अलग अलग टेस्ट, अलग अलग बिहेवियर होते हैं। तो मेरा जो बच्चे का बिहेवियर, उसका टेंट्रम्स था ना, उसको मैं अच्छे से डील कर रही थी। और जब भी मैं किसी थेरेपी या किसी मेडिकल हेल्प के लिए जाती थी ना, तो वो कह रहे थे मैडम आप ज्यादा कंफर्टेबल करा रहे हो, वो आपके साथ मतलब कोई भी पेरेंट्स है, आपको बच्चा पेरेंट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और ये केस में तो 101% मैं कहती हूँ, अगर मदर और
मतलब फादर दोनों मिलके अगर बच्चे की ट्रीटमेंट में थोड़ा ही नॉलेज लेके काम करे, मेडिकली जो भी मेडिसिन चलती है उसका भी पढ़े कि मेडिसिन, मेरे बच्चे को इनिशियली मेडिसिन दिया जाता था, मुझे मेडिसिन भी के भी काफी कुछ स्टडी करनी पड़ी कि ऑल मेडिसिन इज नॉट गुड फॉर द ब्रेन, उसकी वजह से उसकी साइड इफेक्ट होती है लॉन्ग टाइम। तो वो सब मैंने पढ़ा। और ये ड्रग्स ही देते हैं न्यूरोलॉजिकल, ऑफ कोर्स मैं भी, मेरे आई एम फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो मैं जानती हूँ काफी सारे साइड इफेक्ट है ड्रग्स के। तो लॉन्ग टाइम ड्रग्स जाना बॉडी में, उसके क्या साइड इफेक्ट होना, तो वो सब कुछ मदर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मैं अपना दवाई दूंगी बस मेरा बच्चा थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, नहीं। ये आप दवाइयों पे डिपेंडेंट मत रहो, आपके बच्चे का बिहेवियर, कम्युनिकेशन, स्पीच, सब कुछ आपको, बच्चा कंफर्टेबल जोन में है, उसका खाना पीना बहुत कुछ चेंज कर, क्योंकि एलर्जिक प्रॉब्लम है, जैसे प्रेगनेंसी में कई सारी वुमेन्स को कुछ मन नहीं करता, कुछ खाने का कुछ नहीं करता, ऐसे ही हार्मोनल चेंजेस प्रॉब्लम है ये। तो ये न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है ना, वो खाने पीने से लेके सब कुछ, हमें डाइट भी चेंज करनी पड़ती है उसके लिए। तो देन आई रियलाइज, मैंने इसका बहुत ज्यादा स्टडी किया, सारी मतलब किचन भी मुझे चेंज करना पड़ा, उसकी फूड हैबिट चेंज करनी पड़ी, उसका रूटीन, उसके कंफर्टेबल जोन में मुझे, मतलब ही इज नॉट एबल टू राइट ऑन द बुक पहले पेंसिल से, तो फिंगर से मुझको डस्ट, मैंने एक वो बर्तन लिया, बर्तन में डस्ट डाली, उसमें उसने लिखना सीखा, उसकी वजह से मुझे पता चला उसकी सेंसरी इश्यू भी अच्छे मतलब सॉल्व हो पाएगी। फिर जितने जितने हम हाइजीन के प्रॉब्लम करते हैं ना कि बच्चे को बार बार हाथ हैंड वॉश करा, तो दैट टाइम आई रियलाइज कि मेरे बच्चे को मैं जितना हाइजीन दे रही हूँ ना, वो और ज्यादा उसको नुकसान करेगा। उसकी सेंसरी इश्यू, जो फ्लैपिंग बच्चे करते हैं, टो वॉक करते हैं, तो वो सब मतलब घास में भी नहीं चल पाता था वो इनिशियली, तो सॉक्स पहनना, और हम ऐसी जगह पे पोस्टेड, मतलब आर्मी में वही होता है, लाइफ ऐसी ऐसी जगहों पे हमें मतलब ले जाती है ना, और वहां पे इतनी ठंड थी, -डिग्री थी, तो उसको ऑलवेज आई हैव टू सॉक्स पहना के रखना पड़ता है, ये हाँ पूरा वेल कवर। तो वेल कवर बॉडी उसको एक्सपोज नहीं हुआ मतलब घास में, मिट्टी में, तो वो वहां पे जब उसकी सेंसरी इश्यू बढ़ रहे थे और उसी टाइम उसको मिला भी नहीं एक्सपोजर, तो वो बढ़ जाता है फिर। देन टो वॉक आए, फिर टो वॉक मैंने चैलेंज लिया कि मतलब सबने बताया, मैंने सीखा थेरेपी, फिर मैं ये सारी चीज चैलेंज लेती थी कि मुझे ये 2 महीने में ये चीज उसको उसमें से ये करवाना, दिस माई टारगेट। और हर माँ के लिए, मतलब एक वुमन होती है ना, उस अगर एक बार चैलेंज ले ले अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर एक शादी करके एक न्यू फैमिली में आराम से वो अपना न्यू सेटअप शुरू कर सकती है और एक वेल वाइफ, वेल मदर बन सकती है, तो ऑफकोर्स एक गुड मदर, एक ऑटिज्म चाइल्ड को हैंडल करना बहुत इजी है। एक नॉर्मल बच्चे के एकदम जो थे नॉर्मल बच्चों को ना समझ है, झूठ बोलना, चीट करना, ये बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान ने चांस दिया है आपको, एक प्रसाद दिया है। सबको ऑटिज्म या स्पेशल बच्चे नहीं देते भगवान, उनको पता है सिलेक्टेड पेरेंट्स है। जैसे होता है ना कि टफ टाइम सब ओलंपियाड नहीं देते, जो भी उसको कैपेसिटी होती है जो ब्रेन की, जी फैमिली की, उनको ही ये भगवान का प्रसाद मिलता है। तो टेक एज अ योर पॉजिटिव कि नहीं, हमें ये भगवान ने काम दिया है सोसाइटी में ऐसे बच्चे को संभालने के लिए, तो उसको बहुत प्यार से और अपनी एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको संभाला जाए। और उसमें कुछ शेम नहीं है कि मेरे बच्चों में तो मतलब अगर बिल गेट्स नहीं होते इतने बड़े, ये मैंने अभी कल ही में एक बुक पढ़ रही थी एलन मस्क की, उसमें कौन है वो ट्विटर का, तो उसको खुद भी इतने सारे इश्यू थे और कितना बड़ा बिजनेसमैन है, काफी वो फिक्सेशन इश्यू है उसके, तो उसको भी सारे इश्यू थे, प्रॉब्लम थे कितने सारे। टॉप अभी मैं नाम धीरे धीरे बताऊंगी, हम आगे जाएंगे वैसे, तो आप सुनोगे आप सरप्राइज हो जाएगी आपको कि इन सबको ये इश्यू थे और वो इश्यू की वजह से ही वो आज टॉप है। तो उनकी जो क्वालिटीज है ना, उसको पकड़ के काम किया जाए ना, तो भगवान ने मतलब ये आइंस्टाइन बनाए हैं, तो आइंस्टाइन की जो क्वालिटी, इसकी मम्मी ने बोला था ना क्लास में इसको, बच्चे को स्कूल से निकाल दो, इसकी टीचर ने, तो उसकी मम्मी ने सिर्फ एक ही चीज उसको दी कि बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट, तुम्हारा लेवल ऑफ माइंड ऐसा है कि तुम्हारा, उनके पास से टीचर ही नहीं है जो तुम्हें पढ़ा पाए। अगर एक माँ पॉजिटिव बन जाए ना, तो नॉलेज की कोई मतलब कमी नहीं है अभी के, मतलब वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड, इंटरनेट है, गूगल है, ये है वो है, मतलब हमारे पास सब कुछ है। कि 15 साल पहले मैं सोचती थी कि मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे अच्छे क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिलते थे, नाउ डेज आपको सारे अच्छे से क्वालिफाइड पर्सन, जैसे मैं हूँ, आई हैव मैंने ऑटिज्म के साथ डील किया और मैंने जीता है। नाउ डेज मेरा बेटा जहां भी स्कूल में जाते हैं वहां मुझे विजिटर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। मैंने केटीज में एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब भी की है, और मेरा जॉब का प्रोफाइल मेरी देख के, मेरा काम देख के उनके डीसी मैम ने बोला मैम प्लीज ओनली टीचर बन के मत रहो, आज हमारे टीचरों को ट्रेन करो। तो मुझे लगा कि मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी, जैसे वो मंथली सैलरी देते हैं फिर पर डे हो गई मेरी,
तो मुझे लगा हम्म। अपॉर्चुनिटी आपके काम से, आप बस वही है कि क्वालिटी ऑफ वर्क एंड आपकी पेशेंस होनी चाहिए कि भाई हाँ मैं भी जो भी करूंगा मेरे बच्चे में रिजल्ट आना चाहिए। आई एम वेरी सरप्राइज अगर मैं अपने बच्चे में रिजल्ट ला सकती हूँ और इतना अच्छा वो बन सकता है। नाउ वो केवी के प्रेयर में मतलब वो इतने अच्छे कोई भी ट्यून बजा लेता है, इतनी पियानो बजा लेता है, वेरी गुड इन इंग्लिश रीडिंग। तो स्लो लर्नर और जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, वो उनको कैसे पढ़ाए, उनके पेरेंट्स भी गाइड लेते हैं मुझे। बिल्कुल। सर मैं पेरेंट्स ट्रेनर, धीरे धीरे मेरे बच्चे ने मुझे मतलब मुझे लगता है मुझे मैं अभी मेरी कैरियर और मैं अपने बच्चे के साथ बड़ी हुई। उसने मुझे बताया कि भाई मम्मा कैसे बनेगी, उसने मुझे नाम दिया कि मम्मा इज अ गुड काउंसलर। तो सब अक्ष की मम्मा है, आप प्लीज उनसे मिले, ऐसे करके आते बिल्कुल। हैं मेरे पास। और देन मैं मुझे बिल्कुल, मैं आपको इस मतलब मैं रोकना भी चाहूंगी कि मतलब मैंने देखा, मैंने जब आपसे बात भी की थी ना, मैंने शायद आपको उस दिन भी कहा था कि आप इतना इंस्पायर करते हैं, आपकी खुद की लाइफ बहुत इजी नहीं रही है। आपने बहुत यस कम उम्र में अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, उसके बाद आपको बेबी हुआ, बेबी ऑटिस्टिक बेबी हुआ, उसके बाद आपने कैसे अपनी एडवर्सिटी को आपने चैलेंज बना लिया। इनफैक्ट जो आप बातें भी कर रहे हो, मैं जो उससे ले पा रही हूँ वो ये ले पा रही हूँ कि आपने अपनी मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो जाए तो हम तो रो रो के ही पता नहीं क्या हल कर दे। आपने उसी चीज को सोचो, अपने बच्चे के लिए अच्छा किया, और साथ ही साथ अब आप कितने सारे लोगों को ट्रेन कर पा रहे हो। सोशली क्या ऑस्ट्रिसाइज किया जाता है? क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि पेरेंट्स की ये रहती है, जो स्पेशल चाइल्ड के बच्चे पेरेंट्स हैं, सोशली क्या ऑस्ट्रिसिज्म होता है उनका, बहिष्कार एक तरह से जो हम कहते हैं सोशल बहिष्कार, पेरेंट्स अंदर ही अंदर घुटना स्टार्ट हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा सच में होता है? हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन मैम। वो तो होता ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जहाँ पे स्कूल में काम किया तो ऑफ कोर्स अब मुझे ही देख लो, मैं आज इतनी मतलब इसका नॉलेज लेती हूँ, इतने आगे हूँ। मेरे बच्चे के साथ काफी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, उसको कहीं भी जरूरत पड़ती है मैं उसके साथ स्टैंड करती हूँ, क्योंकि मैंने इसका नॉलेज लिया है और मैं इसके साथ उसके साथ स्टैंड करने के लिए ही सब कुछ करती हूँ। वैसे पेरेंट्स का सपोर्ट 100% होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी में क्या है ना कि एक लेडी जो काफी खुद ही वहां पे काफी 12th साइंस की टीचर थी, उसकी खुद की डॉटर को थोड़ा इश्यू था, ऑटिज्म था। लेकिन कुछ दूसरी लड़कियां के पेरेंट्स वो नहीं चाहते थे कि नहीं उसके साथ बैठेगी तो मेरी बेटी भी उसके जैसे पागल हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे केस मुझे काउंसलिंग में आते हैं। मैं खुद स्पेशल एजुकेटर हूँ, मेरे बच्चे को मैंने डील किया है, इस वेरी अभी अच्छा है। तो मेरे साथ ऐसे केस आते थे कि मैम अब वो स्पेशल बच्चा है ना, उसके साथ नॉर्मल बच्चा है ना, उसके पेरेंट्स का ये डील है और मुझे आई एम पोस्ट, मुझे उसकी काउंसलिंग करनी है। तो ऐसे ऐसे केस आते थे। तो ऐसा नहीं है भैया कोरोना तो है नहीं कि भाई लग जाएगा आपको, कोई हाँ। ब्लाइंड बच्चे के साथ बैठने से आपको आपका बच्चा ब्लाइंड नहीं हो जाएगा। वैसे हम गौदान या तो गौ सेवा करते हैं, अंधे लोगों की हॉस्पिटल में मतलब दान पुण्य करते हैं। तो ऐसे हम आउटसाइड काफी कुछ करते हैं, और जब रियल हमें देना होता है भगवान वो देखते हैं कि बिना मांगे जहां पे आपने किसी की हेल्प की। एक बच्चे को क्लास वर्क भी अगर वो स्लो लर्नर है, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, हियरिंग डिसेबिलिटी वाले, क्योंकि वो कान में मशीन लगाने में शर्म आती है उनको कि मैं सुन नहीं पाता, मुझे बहरा बहरा कहेंगे मैं पहनूंगा तो। अभी एक केस मैंने शेयर किया था मैम के, ऐसा नहीं है किसी के पेरेंट्स भी नहीं होते तो भी तेरा मतलब नावर बिहेवियर इशू, साइकोलॉजी इशू इतने ज्यादा स्कूल में है कि ये नॉर्मल और स्पेशल बच्चों का तो इशू तो काफी मतलब काफी नॉमिनल है। ऐसे काउंसलर मैंने जो प्रॉब्लम ज्यादा देखे ना नॉर्मल बच्चों में ज्यादा है, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि मैं पीछे आ जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। उनके पेरेंट्स को डर लगता है थोड़ा भी बच्चा अगर नॉर्मल बच्चा है और वो वीक हो रहा है तो वो क्या करेंगे कि वो उसके साथ बैठ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, ना कि उसके जो हार्मोनल चेंज होते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है, वो अपने यहाँ स्टेबिलिटी कंटिन्यू नहीं कर पाता, बिल्कुल। उसकी वजह से जो होता है वो नहीं देखते। लेकिन वो ऐसे बच्चे के साथ बैठने की वजह से फिर ऐसे पेरेंट्स को जब हम बुला के कहते हैं कि आपके बच्चे को मतलब लोग ऐसे परेशान करते हैं, जैसे गर्ल्स में बहुत कुछ होता है, फिजिकल उनका थोड़ा किया जाता है, वैन में भी जो आना जाना होता है नॉर्मल बच्चों के साथ, तो कुछ बच्चों को पता होता है और ऐसे भी होते हैं बच्चे इसका मिस यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिजिकली उसको हैरेस भी करते हैं। तो काफी सारी बच्चे को ध्यान मतलब मुझे लगता है सिक्योर वो पेरेंट्स को भी इनसिक्योरिटी लगती है कि उसकी वजह स्कूल नहीं भेजते सबसे पहले, जबकि बच्चे को काफी कुछ आता है। जो स्लो लर्नर और जो नहीं नॉर्मल होते हुए भी जो 0 मार्क लाते हैं ना, उनसे ये बच्चे काफी अच्छे कर लेते हैं, फिर भी वो स्कूल नहीं भेजते। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट उनको चाहिए, देना पड़ता है। जैसे बीच बीच में मैं राउंड लेती थी हर क्लास में, सडन जाके चेकिंग करना, रिसेस में बच्चों को कोई बुली नहीं करता, क्योंकि अब तो एक दिल्ली में भी एक केस हुआ, मतलब उसके बिल्कुल।
पीछे के साइड पे उसको डंडा मार के इतना मारा गया, बच्चे की डेथ हो गई, राइट। उसे इतनी गंदी तरीके से बुली किया गया। तो अभी ना फिजिकल हैरेसमेंट, बुली करना, ये सब हमें, आपको लगेगा मेरा बेटा नहीं है, पर आपको पता नहीं, क्योंकि एज ए काउंसलर मुझे पता है, बच्चे मुझे बताते हैं। मैंने गर्ल्स के सुसाइड केस नोट हैंडल किए, काफी कुछ एज ए काउंसलर मैंने ये जनरेशन गैप के साथ काम किया है, क्योंकि ये जनरेशन, हमारी जनरेशन के पास सब कुछ है, गूगल है, इंटरनेट है, कौन से ड्रग्स लेना, कौन से ड्रग्स लेके बेहोश होना, कैसे सुसाइड करना, ये बच्चे के साथ कैसे डील करना, सब कुछ पता है। और जो जेन्युइनली हेल्प करते हैं वो बच्चे हेल्प करते हैं। मैंने काफी सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे जो सामने से कहते हैं कि बेटा तुम उसको क्लास वर्क भेजो, वो बच्चे को हेल्प करो, वो थोड़ा स्लो है। तो ऐसा नहीं, नावडेज बहुत सारे, मतलब अगर समझाया जाए, जैसे मैं काउंसलिंग करती थी तो वो पॉजिटिव लेते थे कुछ चीजों को, कि आपके बच्चे एक मतलब बैड वर्ड बोलने वाला या तो कोई बैड बिहेवियर करने वाला बच्चे के साथ बैठे, उससे बेटर है कि ये इनोसेंट बच्चे के साथ बैठे, क्योंकि ना तो ये गाली बोलेगा, ना झूठ बोलेगा, या तो आपके बच्चे का कोई पेन वेन चुरा लेगा। ये सेफ जोन है, क्योंकि ये बच्चे न्यूट्रल होते हैं, ना झूठ बोलना आता है, ना उनके दिल में कुछ ऐसी बैड हैबिट, उनको सिखाया जाता है तब वो बिहेव में लाते हैं। बाकी कब क्या बोलना, सोशलाइजेशन भी नहीं होता। उनको कहते हैं बेटा ये 1+1 100 होता है, तो बोलेंगे 100। अगर तो मैं उनको ऐसे समझाती हूँ कि आप क्या चाहते हो, या तो फिर वो ऐसा बच्चा जो पॉलिटिक्स खेल सकता है आपके बच्चे के साथ, आपकी बुक लेके चोरी कर लेगा, छुपा देगा, हाइड एंड सीक कर, तो व्हाट यू फील कंफर्टेबल, देन वो रियलाइज करेंगे। क्योंकि जो पेरेंट्स है ना, उनको भी पता नहीं कि स्पेशल बच्चे के साथ बैठना, उसकी प्रॉब्लम क्या है, सबकी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं, एक बच्चे, एक टीचर थी, वो बच्चे को सुनाई नहीं देता था, हियरिंग लॉस था, वो पेरेंट्स बेचारे इतने गरीब थे, वो हियरिंग मशीन लाने के लिए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, ला नहीं पाते, बिग बास्केट में डिलीवरी बॉय थे, 50,000 का ऑपरेशन भी कराना था। तो मैंने उसके साथ एक नॉर्मल स्टूडेंट को बिठाया और बोला बेटा आप इसको हेल्प करना। फिर उसके पेरेंट्स आए कि मैम आपने क्यों उसके साथ बिठाया, ये है स्पेशल, ये। मैंने कहा उनको क्या स्पेशल प्रॉब्लम है आपको पता है वो बच्चे के साथ, वो सिर्फ सुन नहीं सकता, बाकी उसके मार्क्स देखिए आपके बच्चे से ज्यादा है। बिल्कुल। मैं वो उसको पढ़ाने बैठती हूँ ना, और उसका रीडिंग इंग्लिश, इसका फोनिक्स देखिए, शायद ब्रिटिश इंग्लिश जैसे बोलना है ना उसकी, उतना अच्छा वो बोल सकता है, वो सुन नहीं सकता बच्चा, लेकिन वो शायद आपके बच्चे से कहीं ज्यादा, शायद आपका बच्चा उसके साथ बैठेंगे ना तो और कहीं, जैसे आइंस्टाइन को निकाल दिया, मैंने सोचा कि आइंस्टाइन को अगर रखा होगा, उसके टीचर ने बोला कि ये बच्चा एबल नहीं है स्कूल के लिए, तो उसको रखा होता तो आसपास के उसके एनवायरमेंट में कितने ज्यादा आइंस्टाइन हमें मिलते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपने अपना जो क्वालिटी जो लेना चाहिए ना, जैसे हम वो लेना छोड़ के उसमें नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उनका फोकस थोड़ा और सा आप चेंज किया इसमें ना, जाए। राइट, और आप मुझे मतलब जब हम पहले भी बात कर रहे थे तो आपने बहुत सारी चीजें बताई थी कि स्पेशल चाइल्ड कौन कौन से ऐसे लोग हैं इनफैक्ट जो हमें आम दुनिया में हमको पता भी नहीं है कि ये लोग स्पेशल चाइल्ड है। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लेना चाहूंगी कि यूजुअली सोसाइटी एक जो दिव्यांग बच्चे हैं या स्पेशल चाइल्ड है उनको बोझ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या इस तरह से देखा जाता है कि अरे इसका एक बच्चा तो अब ऐसा हो गया, अब इनको पूरी उम्र माँ बाप को देखना ही, अगर इनको कल को हो गया तो क्या करेंगे, है ना। इस तरह से एक जो सोसाइटी की परसेप्शन है, हमने भी सुना है, तो मतलब इस तरह से लिया जाता है। तो एज अ जो स्पेशल चाइल्ड है उसके करियर एस्पेक्ट्स क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। एज ए करियर ऐसे देखा जाए तो इन बच्चों का करियर ऐसे हम चॉइस करते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है, जैसे उनकी क्वालिटी पकड़, इन सारे बच्चों की, जैसे जिन बच्चों के साथ मैंने डील किया है, तो एक 17 to 18 ईयर से एक गर्ल है, जो उसको ना क्या है, शी इज अननेसेसरी टॉकिंग करती है, बहुत ज्यादा बोल बोल करती है। तो उसकी मदर ने लगा मैडम मैं क्या करूँ इसका, ये बोलती रहती है। और इसको ऐसा नहीं कि उसको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, वो कुछ भी, उसको जो भी मन करे उसको बुक्स पढ़ना है, उसको रीडिंग आता था। उसकी हमने उसको अलग अलग, वो फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, वो अलग अलग लैंग्वेज उसने ट्रेन की, अलग अलग ट्रेनर को बुलाया गया। आज काफी 5 to 6 लैंग्वेज वो जानती है कंट्री में। और एक न्यूज रीडर जितनी स्पीड से बोल पाए ना, वो टाइम उसको स्टॉप करके हम, शी इज वेरी गुड स्पीकर। एक बच्चा इतना अच्छा म्यूजिक बजाता है, मतलब उसका म्यूजिक उसकी मतलब गॉड गिफ्ट है। जो ब्लाइंड होते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनके ब्रेन लिपि पढ़ाते हैं। अब सोचो ब्रेन लिपि मतलब, आप आपने सिंपल, हम देख सकते हैं, हमारे पास आंखें, भगवान ने वो विजन हमारा दिया है, सेंसरी इश्यू हमारा एक्टिव है, ये आंख बंद करके 5 मिनट के लिए सोचो कि बोर्ड पे जो लिखा है मैं अंदर लिखूंगा बिना सोचे। और अब वो हम एबेकस, फिर थेरेपी, ब्रेन थेरेपी उसमें पढ़ रहे हैं, आंखें बंद करके नॉर्मल बच्चों को सिखा रहे हैं कि मेमोरी विजुअलाइज करो, ब्रेन लिपि में पढ़ो, जबकि उनके पास आंखें नहीं, फिर भी वो लोग पढ़ रहे हैं। वो काफी अच्छे प्रोफेसर है, काफी अच्छे मेडिकल फील्ड में है, काफी मैंने डॉक्टर्स देखे, यूएस में फिक्सेशन वाले काफी अच्छे सर्जन है,
क्योंकि एक बार वो सर्जरी करते हैं उनको, क्योंकि वो पूरी मतलब उनके ब्रेन में कंप्यूटर हो जाए। हाँ, एक कोरियन मूवी मैंने देखी थी कि वो एक ऑटिज्म था, लेकिन वो सर्जन बना है तो उस पूरी सर्जरी उसको पूरा मेमोराइज, मतलब कंप्यूटर पे देख के वो कैसे ऐसे ऑपरेशन करना, किसी पास नहीं है टेक्नोलॉजी, लाइट भी चली गई तो वो लोग के पास मेमोरी है कि कहाँ कट लगाना है, कितना डीप जाएगा, क्या करना है। वो मूवी में दिखाया गया है कि एक ब्रेन, क्योंकि दिस ब्रेन इज वर्क 16 आवर्स, नॉन ब्रेन नॉर्मल। ये अमेजोन वाले एक उनको जॉब देने के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी, वहां पे वो कहते मैम को भी पैरालिसिस होगी चलेगा, लेकिन वी वांट अ ब्रिलियंट माइंड चाहिए हमें, जिसका ब्रेन एक्टिव हो, सुपर ब्रेन चाहिए, ब्रेन बॉडी नहीं चाहिए, हाथ पैर हिलते हो, सब कुछ करता हो, लेकिन वो फोकस नहीं हो। इनका ये 16 घंटे काम कर सकते हैं, जबकि हम नॉर्मल ब्रेन वाले 14 घंटे काम कर सकते हैं मैम। तो इनका इतना ब्रेन होता है क्योंकि काफी अच्छा फोकस होता है, ना झूठ बोलना, ना इमोशनल फीलिंग्स आते हैं इनको। वो उनके जितने नेगेटिव है ना, मैं उसको, और आई डोंट नो, आई एम वेरी पॉजिटिव। मैंने हमेशा इन लोगों में क्वालिटी देखी है। जो भी बच्चे देखे ना, उसमें कुछ ना कुछ कैरियर अगर देखा जाए ना, जैसे डॉग को हम ट्रेन करते हैं आर्मी में कि सूंघ के बता लेगा कि कौन सी जगह पे जाना है, डॉग ट्रेनिंग होती है। और जो सेंसरी वाले बच्चे हैं उनको कहीं से भी आवाज आती है, तो काफी दूर किलोमीटर जो वॉइस होती है ना, तो तुरंत कहीं भी पिंच भी वॉइस भी होती है ना, वो सुन लेते हैं। उनकी वजह से वो हाई अलर्ट हो जाते हैं ब्रेन से। उनको अगर गूगल मैप खोलते हैं ना हम, सेंसरी वाले बच्चे प्रॉपर गूगल मैप है, यूएस में ये सर्च किया गया। अगर एक सेंसरी वाला बच्चे को आप ले लो और उसको बताओ कि ये रोड है, वो पूरा याद रखेगा, वहां कौन सी वॉइस है वो याद रखेगा उसके। मतलब अगर किडनैप हो जाए ना, तो कोई सेंसरी वाला बच्चे को आंख पट्टी बंद करके ले लो, वो हर जगह पे आपको घुमाएगा कि ये आवाज आ रही है, अब से राइट लो, ये लो, ये मतलब पेड़ पौधा, वाटर, अगर वाटरफॉल दूर है ना, तो सेंसरी अगर हाई है किसी, जैसे नाक में भगवान ने डॉग को दी है सेंसरी, वो काफी अच्छे से दूर से भी स्मेल आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, तो सेंसरी होती है। वो बच्चे कान बंद कर देते हैं, तो माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा पागल है, कहीं भी ले जाता हूँ कान बंद करता है, जोर से आवाज सुन नहीं सकता, पर उसकी सेंसरी काफी हाई है। उसकी पॉजिटिवली देखो, मतलब यूएस में नेवी में ऐसे बच्चे अपॉइंट किए जाते हैं, तो कहीं दूर पे कौन सी आवाज आ रही है, वो बच्चे, क्योंकि ज्यादा है कैसे तीखा लगा, वेरी, कैंसर हो गया तो आपको बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी स्पाइस, कोई भी टेस्ट आपको दे दो, गुलाब जामुन आपको फीका लग रहा, मीन्स यू हैव अ कैंसर। लेकिन उनके पास हाई है सेंसरी, थोड़ी भी गुलाब जामुन का एक हाई, एक वो ओवर स्वीट है, तो सेंसरी हाई होना गॉड गिफ्ट है। तो आप हम स्कीन पे टो वॉक करते हैं बच्चे, फ्लैपिंग करते हैं, तो आप सोचो वो बॉडी में कोई सेंसरी है, मतलब दे वांट इलेक्ट्रिक, करंट लगता है ना तभी ऐसे होता है, तो आप सोचो वो बॉडी में ऐसा करंट है उनके पास। तो काफी अच्छे फुटबॉल प्लेयर है। बिल्ड गेट्स, कोडिंग, कोडिंग ऐसी है कि रिपीटेशन मांगती है, बार 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 रिपीटेशन चाहिए, तो ऐसे बच्चे रिपीटेशन करते हैं और काफी अच्छे से कर पाते हैं अपने आप को प्रेजेंट। राइट। तो और हमें तो ये तो कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ऐसी ही सिचुएशन से गुजरे हैं और आज अपना नाम बहुत बखूबी मतलब उन्होंने कमा लिया है, सक्सेसफुल है? फर्स्ट हम मीडिया से देखेंगे, काफी आपको जैकी श्रॉफ पता है? जैकी श्रॉफ है ना, उसको काफी हाई सेंसरी इश्यू थे, मतलब अगर बाहर कोई पटाखे भी फूट रहे, बलून फूट रहा है, तो इतना डर के बेड के नीचे चला जाता था, और उसकी मम्मी हक करती, उसकी मम्मी के साथ हक करके डर के बैठ, इतना फोबिया था उसको। और आज मतलब वो काफी कैमरा लाइट एक्शन में हम जानते हैं। सेम थिंग है अभिषेक बच्चन, डिसलेक्सिया था, वो राइट लेफ्ट बी और डी में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते थे, काफी टाइम के बाद उनके पेरेंट्स ने फिर बताया। कुछ चीजें ना हमें पता नहीं है, क्योंकि हम एज ए थेरेपिस्ट काफी लोगों के साथ ना, बड़े बड़े नॉमिनल लोगों के साथ डील करते हैं, काफी सारे लोगों को जानते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये अच्छा इनको भी था, लेकिन वो सब थेरेपी लेते हैं, अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं वो मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके बाद सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें होती रहती है। जैसे मैंने बताया ना, यूएस में काफी सारे फील्ड है जो ऐसे बच्चों को लेते हैं और उनकी क्वालिटी पे काम करते हैं। तो हो गए मतलब अगर मैं बताया जो ये ट्विटर कौन चलाता है, आप उस सिर्फ गूगल करना, हाँ उनका गूगल करना, फिर देखना कि स्कूलिंग कैसी रही, के बारे में आप मुझे बता हाँ, रहे थे, आई वाज सरप्राइज्ड, मुझे खुद भी नहीं पता था कि बिल गेट्स आल्सो सफर्स फ्रॉम स्कूलिंग की है, कितनी स्कूलिंग की है, आप उसका स्कूलिंग रिकॉर्ड देख लेना। तो ही इज अ ड्रॉप आउट चाइल्ड कि भाई स्कूल नहीं कंप्लीट कर पाया अपना। फेसबुक ऑनर, फेसबुक का भी देखना जिस बना है, इन लोगों ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की, क्योंकि उनको एक फिक्सेशन होता है, वो अपने जो नॉर्मल
5 सब्जेक्ट खोलना है, पढ़ना है, वो मतलब वो टाइप होता है ना, वो मैंने बताया और करना, कोई भी करेगा। पर इनको जो करना है, अगर मैं जिसे अच्छा हमारा हवाई जहाज उड़ता है, फ्लाइट उड़ता है, शिप ढूंढी है, अगर डीप में देखे जाओ ना तो वो लोग फिक्सेशन वाले होते हैं। किसी चीज के पीछे पड़ जाना, आइंस्टाइन कि नहीं बल्ब सब हंस रहे थे, पागल है, ऐसे बाल करके बैठा है, कुछ भी मतलब बल्ब रात दिन काम करना, इतनी एनर्जी, इतना फोकस, इतना फिक्सेशन क्वालिटी कहाँ से लाएंगे ब्रेन? ये ब्रेन अलग ही होते हैं, एक गॉड गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि अभी हमें जरूरत है ऐसे लोगों की। हमें भी अभी लाइट, फाइटर प्लेन, सब कुछ ढूंढ लिया, अभी भी एक जरूरी है ऐसे लोगों की, ऐसी ब्रेन की टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने के लिए। बिल गेट्स से भी सुपर ब्राइट, वो कहते हैं ना हमें सुपर ब्रेन चाहिए, तो सुपर ब्रेन क्या होते हैं? दिस ऑल किड्स आर सुपर ब्रेन। बिल्कुल। ऐसे एक पेरेंट्स को सोसाइटी प्राउड के होना तौर पे, चाहिए। राइट, एक सोसाइटी के तौर पे एज अ सोसाइटी आपके अनुसार, क्योंकि आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप ऐसे बच्चों के साथ डील करते हैं, एक सोसाइटी को ऐसे बच्चों की तरफ क्या अप्रोच रखनी चाहिए और हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं? मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? बेस्ट प्रैक्टिस सोसाइटी को, जैसे मैंने बोला, इनको भी, जैसे हम ब्लाइंड बच्चा जाता है, उसको रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होता है, हाथ पकड़ के कराते हैं, वैसे ही अब न्यू, अब सबको पता है एडीएचडी ऑटिज्म है, और एडीएचडी बच्चा हाइपर हो जाता है, कान बंद कर देता है, पब्लिकली वो बच्चा कभी कहीं भी सो जाएगा नीचे, क्योंकि उसको सेंसरी इश्यू है, उसके टाइम उसको बॉडी को काम चाहिए। तो ऐसे बच्चों को देख के सबसे पहले पागल वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। स्पेशल, मैं डिसेबल नहीं कहूंगी, स्पेशल एबल, मैं हमेशा कहती हूँ ये बच्चे स्पेशल एबल है, उनके पास राइट, स्पेशल क्वालिटी है। बिल्कुल। तो स्पेशल एबल समझ के उनकी जो स्पेशल क्वालिटी है वो तो शायद हमें नहीं पता चलेगी, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको सोसाइटी में ले ले पाए, वो भी कंफर्टेबल। पर नाउअडेज अगर सामने वाला समझता है, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा है, सब हाइड करते हैं अपने बच्चों, काफी सारे, मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मीडिया में उनको आना ही नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भी अब बाहर आए, अब अपने बच्चों को प्रेजेंट करें, क्योंकि उनकी काफी, उन लोगों ने अपने बच्चों को थेरेपी दे दे के, मैंने खुद ऐसे बच्चे चेंज किए जो बोल नहीं पाते थे, स्पीच डिले था, स्पीच नहीं था, 17 साल के बच्चों को मैं थेरेपी कराई हूँ, उसको बलून कैसे ब्लो करना नहीं आता, तो बलून ब्लो के फोड़ रहा है, बोल रहा है, उनकी मैरिज हो रही है, शादी के लिए लड़कियां लड़के देख रहे हैं, हो रहा है सब, तो ये लोग बाहर नहीं आ रहे। और क्यों नहीं आ रहे? तो हमें ऐसे सोसाइटी में सबने अपना अपना ग्रुप बना दिया है, सारे जेंडर भी बना दिए, हमें पता है, अब तो गवर्नमेंट भी अप्रूव कर रही है सारे जेंडर। तो एक ऑटिज्म फैमिली या तो सीपी बच्चे, ऐसे बच्चों को कट ऑफ नहीं करना चाहिए सोसाइटी से, इनका भी एक ग्रुप बनना चाहिए, उनके भी इवेंट होने चाहिए, उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके, अभी हम तो कर ही रहे हैं, बहुत, एक आश्रम खोला है, बहुत सारी चीज है जो हो रही है, लेकिन अभी भी इंडिया में वही है कि पहले तो टचवुड अभी बहुत अच्छा है, पहले तो ऐसा था कि ऐसे बच्चों को घर में बंद करके मार दिया जाता था, कुछ का, हाँ, और गवर्नमेंट टीचर पत्थर मारते थे, जो अभी नया ही तो गवर्नमेंट लॉ आया, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो गांव में जब हमने रिसर्च की, मैं मोस्टली रिसर्च पे हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ, तो मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि टीचर्स ने नॉर्मल बच्चों को बता के रखा कि ये बच्चा है ना तो आपको पागल पागल कह के इनको पत्थर मार रहे हैं, ताकि ये लोग स्कूल ना आए, अगर ये स्कूल आएंगे उसकी वजह से हमें स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, फिर इनके अलग से फॉर्म भरो, इनके अलग से एजेंडा, इनको फॉलो करना, तो एक हायर अथॉरिटी ऑफ मेंटालिटी, सोसाइटी में कुछ चेंज हो, वो चेंज को एक एनवायरमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, और हमारे इंडिया में हो रहा है, मेरे सामने हुआ है, और मेरे इसकी वजह से मैंने ये फील्ड में आई कि मैंने स्टडी किया। अच्छा ठीक है, आप दूसरे पेरेंट्स को भगा सकते हो, सब कुछ बड़ा भगा सकते हो, लेकिन एक क्वालिफाइड पर्सन, मैंने एक लाइसेंस लिया कि इसके लिए क्या क्या जरूरी प्रॉब्लम, कहाँ मुझे फाइट करनी है, फाइट सोसाइटी को बोलने से, किसी पे ब्लेम करने से नहीं करना है, नॉलेज लो। अगर गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाया है तो एज ए पेरेंट्स पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रूल्स को मैं फॉलो करूं, और ये रूल्स को मेरे बच्चे को कहाँ कहाँ हेल्प करनी है, उस जगह पे उसको हेल्प नहीं मिल रही है वो हेल्प प्रोवाइड कराऊं। अगर कहीं पे किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई टीचर को, कोई प्रिंसिपल को, या तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को, तो मैं उसको रूल्स बताऊं कि ये रूल्स है, आपको ये रूल्स में काम करना है, तो वैसे कर करके ना अपने रूल्स यूज करो। मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ पहले आप उठो तो सही, एक बार आप उठो तो सोसाइटी है आपके पास, हाथ पकड़ेगी। नाउअडेज कोई, और जहाँ पे मैं मानती हूँ सब में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, घर में भी होते हैं, 2 लोग में 4 लोग हमसे नहीं बनते, लेकिन बाकी के 2 लोग हैं,
मैं जब भी जाती हूँ अपना लेक्चर लेने, काउंसलिंग करने, सेशन लेने, तो मैं वो नहीं देखती कि भाई इतने सारा पूरा क्लास भरा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, उसमें से एक या दो तो होंगे जिसकी लाइफ चेंज कर पाऊंगी। जो बाद में मेरा बिल्कुल। नंबर लेके मुझे कॉल करते, मैम हाँ मैं मुझे भी ये प्रॉब्लम था, मैं अपने मम्मी को कैसे बताऊं। सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चे को जो प्रॉब्लम है ना, वो सुनना ही नहीं, तुझ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा पागल नहीं है, ये पागल है ही नहीं। अगर आपको कुछ चीजें खाने में अच्छी नहीं लगती तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज हमारा नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है बिल्कुल। जो हमें अपनाना है। मैं एक चीज मतलब मैंने इस पूरे जो इसमें देखा और मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है, सोशली हम सोशली ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब मैंने देखा है यूजुअली पेरेंट्स को, क्योंकि काफी हद तक तो जैसे आप हो, मान लो आपको जो पहली बार 1.5 या 2 साल में शायद अपने बच्चे का पता चला दैट माय चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया ना कि हाँ अच्छा ऑटिस्टिक है, अब मैं इसका जो काउंटर वो है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ कि अपने बच्चे को मैं कंफर्ट कर सकूं। बट बहुत सारे पेरेंट्स तो वो डिसइल्यूजन में ही रहना पसंद करते कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, थोड़े दिन में वो ठीक हो जाएगा। कितना हार्मफुल वो चीज है नॉन एक्सेप्टेंस अपने बच्चे के लिए वो फील करना। और क्या उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चे को भुगतना पड़ता है बड़े होके, अगर हम एक्सेप्ट ना करें कि हमारे बच्चे को एक स्पेशल नीड है। आई वाज वर्किंग स्कूल, एक बच्चे को टॉयलेट हो गई, पैंट में पैंट में टॉयलेट हो गई, उसको सेंसरी इश्यू था। मैंने उनके पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे को ऑलरेडी सेंसरी इश्यू है, क्योंकि वो चीज को बता नहीं पा रहा, उसको ऑटिज्म था। मैंने डायग्नोसिस किया, एजुकेशन में वो सही था, मैम ये ना सब कुछ बोलता है, घर पे तो सब कुछ अच्छा करता है, ये पता नहीं स्कूल में ही क्यों ऐसा करता है। मैंने कहा उसको जरूरत है, ही इज अ स्पेशल नीड, उसको जरूरत है, आप उसको थोड़ी हेल्प कीजिए। वो अपनाने के लिए तैयार नहीं था बच्चा, टीचर को अवेयर नहीं था, या तो टीचर सपोर्ट कैसे करेंगे वो पता नहीं था। तो वो बच्चा ऐसे ही टॉयलेट वाली पैंट लेके, हमारी फौजी फैमिली का ही बच्चा था, और वैसे ही बेचारा पूरा वही पैंट में स्कूल गया, स्कूल से घर गया, उसमें पूरी बस में सारे बच्चों ने उसको देखा। उसकी वो जो मेंटल कंडीशन से मुझे लगा वो जो सफर हुआ होगा एक गंदे पैंट के साथ, तो उसकी कितनी बैड कंडीशन होगी कि कब स्कूल जाता था वो भी वो अब जाना नहीं चाहता। तो पेरेंट्स को हमें हमारे बच्चों को ऐसी सिचुएशन में लाना ही क्यों है? क्यों हम अपने बच्चे को अनकंफर्टेबल सिचुएशन दे? ज्यादातर बच्चों की जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, पेरेंट्स ही देते हैं। अगर मैं मेरे बच्चों को पता है कि मैं बोल नहीं सकता, स्पीच प्रॉब्लम है, तो मैं अपने उनके टीचर को, उनके जो आसपास है उनको बता सकती उसको बोलने में दिक्कत है, स्लो बोलता है, या तो बोलने में कोई वर्ड है तो उसकी टंग चिपकती है ना? बिल्कुल है ना? अगर मुझे भी अगर मैं भी कोई ऐसी ड्रग्स लूं तो मुझे भी चक्कर आते हैं, मैं भी बोलने में प्रॉब्लम होता है। तो कुछ हमारे भी ऐसे दिन याद करो। अगर हमारे घर में एजेड हमारी मम्मी है, दादा है, दादी, उनके दिन याद करो। हम जैसे जैसे बूढ़े होंगे हमारे साथ यही होगा, सेंसरी इश्यू हमारे चले जाएंगे, हमें भी वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होगा, बैठे बैठे 60 के बाद हो जाती है यूरिन, एडल्ट डायपर की एड देखते हैं हम लोग, दैट इज सेंसरी इश्यू जो सारी ह्यूमन बॉडी के पास हो गए, हमारे पास भी होने वाले हैं। तो ये बॉडी चेंज है, प्रेगनेंसी में हमें भी कितने सारे कॉन्स्टिपेशन सब होगा, बिल्कुल हम भी मूड स्विंग से जा रहे हैं। तो इनका एक नॉर्मल है, एक स्टेज होता है सबका, तो ये बच्चों का स्टेज है, वहां पे हमें हेल्प करनी है। पेरेंट्स को सबसे पहले अगर उसको प्रॉब्लम है हो रहा है तो उसको क्लास में बैठो, उसके टीचर के साथ शेयर करो, एडमिन में। और नाउअडेज गवर्नमेंट का रूल्स है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। अगर बच्चा व्हीलचेयर पे भी आता है तो स्कूल के पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो व्हीलचेयर से बच्चा क्लासरूम तक जा पाए, उसको एनवायरमेंट दे, उसको हाफ एन आवर ज्यादा स्पेशल एजुकेटर या तो कोई टेक्निकल पर्सन उसके पास हो जो उसको कोई भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में वीक नहीं होते, एक या दो सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट में उसको हेल्प करे, और हेल्प करे और करते हैं। मतलब मैं तो 100% देती थी, और जब मैंने शुरू किया 100% देना, सब पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, धीरे धीरे कहते एक हाथ उठाएगा ना, जो टीचर्स नहीं भी मानते थे मैम हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो भी जुड़ गए, और एक बिल्कुल ऐसे हेल्दी एनवायरमेंट हो गया कि उसके बाद टीचर ट्रेनिंग शुरू हुई। टीचरों ने कहा कि मैडम हमें सीखना है, अगर कहीं पे आप नहीं होंगे तो मैं कैसे हेल्प, क्योंकि उनको ट्रबल नहीं चाहिए, मैडम हम अननेसेसरी अपनी क्लास में ट्रबल लेना नहीं चाहते, तो बेटर हम थोड़ा नॉलेज ले ले ऐसे बच्चों को। एक प्रिंसिपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोलूंगी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैम मैं आपके सामने ना एक चीज, वो कहते हैं ना भगवान के सामने माफी मांगना चाहता हूँ, ऐसी एक चीज है, तो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि मैम मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे पता नहीं था वो बच्चा स्पेशल था, और मैंने उसको बहुत मारा था, वो बोलता नहीं था, उसको
हियरिंग लॉस था। मैंने उसको बोला आता नहीं ये वो करके, और जब मुझे पता चला उसके पेरेंट्स से और सब कुछ, दैट टाइम आई रियलाइज, और मैं इतना रोया हूँ अकेले में जाके। और मैं आज आपके सामने ये दिल खोल के बात करती हूँ क्योंकि आप वो लाइफ जी हो, तो आप, बिल्कुल। और वो मतलब वो प्रिंसिपल इतने पॉजिटिव कि मैं ऐसे बच्चों के लिए क्या करूं, मैं अपने स्कूल में ऐसा क्या करूं कि मैं ऐसे बच्चों को हेल्प कर पाऊं, ऐसे पेरेंट्स को हेल्प कर पाऊं। कि मुझे पता है कि मैं भी गांव में था, तो मेरे पड़ोस में एक बच्चा था, वो काफी चीजों में होशियार था, मुझे अच्छा लगता, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल नहीं भेजा था। लेकिन आज अगर वो स्कूल गया होता तो शायद मुझसे भी कहीं आगे होता। बिल्कुल। तो वो प्रिंसिपल ने मेरे सामने बोला मैंने बहुत कुछ मारा है ऐसे बच्चों को जो मुझे पता नहीं था ऐसा, लेकिन नाउअडेज इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से ऐसे रूल्स हाँ, रेगुलेशन। नॉलेज आ और रही है। हाँ, और मैं मीटिंग में जाता हूँ, बहुत सारे अगेंस्ट होते हैं, कुछ ये बोलते हैं क्या हम पूरा पागलों की स्कूल बना दें, क्या पागलों को पढ़ाना शुरू कर दे। पर इसमें दो चार चीजें ऐसी है कि जो चीज अलग है, सब फर्स्ट नंबर नहीं लाएंगे, 2 3 4 5 6, तो इसमें एक दो बच्चे अगर अगर आप दे रहे हो कि भाई आप ओबीसी भी ले रहे हो राइट्स, ये राइट्स ले रहे हो, तो एक स्पेशल राइट्स लेने में क्या प्रॉब्लम, स्पेशल चाइल्ड को भी एक लो, उनके भी थोड़े राइट्स है, उनको भी एक आधी सब्जेक्ट में कम मार्क आएंगे उनको भी प्रमोट करो, वो तो गॉड गिफ्टेड है। ये तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल बन के अपने राइट्स मांग रहे हैं कि भाई हम डिसेबल है, तो उनको भगवान ने कहीं पे कोई चीज के लिए डिसेबल बनाया है, तो वहां पे गवर्नमेंट उनको एबल बनाना चाहती है, तो वहां पे हमें क्या करना है, हमारी जॉब का सदुपयोग करना है, सेवा ही तो देनी है ना। अगर भगवान के अगर जन्म दिया है ना एज ए ह्यूमन बींग कुछ अच्छा, जैसे मैं आई एम अ सोसाइटी हेल्पर, मैं अपने आप को स्पेशल एजुकेटर नहीं कहती, काउंसलर नहीं कहती, मैं और मेरे हस्बैंड हम कहते हैं सोसाइटी हेल्पर। कहीं पे भी किसी को जरूरत है वी आर सोसाइटी हेल्पर। तो क्योंकि एक माँ को कितनी मदर को जैसे खुशी आती है ना, तो वो रोते हैं कि मैम थैंक यू आपकी वजह से ये इतना कर पाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शायद मुझे इतनी खुशी होती है कि वो आपकी वजह से ही कर पा रहा है। मैंने आपको बताया कि ये है आपका बच्चा, प्लीज आप उसको पहचानो, बाकी क्वालिटी तो उसमें है ही। और मेरे सबसे बड़े टीचर मेरे बच्चे ही हैं। सब बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, कुछ के पास कुछ है, कुछ के पास किसी के पास कुछ नहीं है, तो जो नहीं है ना तो मैं कैसे सीखूं उसको सिखाने के लिए, तो दे आर माई टीचर, मतलब मैं मानती हूँ वही मेरे गुरु है। और आई एम वेरी लकी बिल्कुल। कि मुझे ऐसे बच्चे, मतलब मुझे चैलेंज मिला ऐसे बच्चे का, और मुझे सोसाइटी में ऐसे बच्चों के साथ काम करने का चैलेंज मिला। और नाउअडेज आई एम वेरी हैप्पी, मैंने इतने सारे बच्चों के साथ अच्छा काम किया है और उनकी लाइफ चेंज की है वेरी पॉजिटिवली, मैंने देखा है। और ऑफ दे आर डिसेबल है वो लोग, मतलब कहते हैं ना, और काफी सारे डॉक्टर्स ही होते हैं प्री मैच्योर बच्चे हैंडल करते हैं, वो दे आर टेलिंग कि दिस आर मिरेकल चाइल्ड, कि कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ भगवान ने उनको कुछ मिरेकल दे के भेजा है मैम। तो मैं वो मुझे, हाँ, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हर बच्चा एक स्पेशल किड है, और स्पेशली जिस बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी अगर कोई स्पेशल एबल्ड जिसको हम टर्म बोल देते हैं, या बच्चे में अगर अलग चीजें, उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है भगवान ने जो स्पेशल, बस हमें उसको शायद पहचानने की जरूरत है ना। आपसे तो मतलब मैं हैरान हूँ कि आप कैसे हर चीज को इतना आपने अपनी में एडवर्सिटी को आपने अपना फॉर्चून बना लिया। मतलब रियलिटी में अगर कोई ऐसा, मैं किसी इंसान को बोलूं कि इसने अपने एडवर्सिटी को फॉर्चून में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आप है। क्योंकि आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष जीने के बाद, अपने बच्चे के साथ इतना वो करने के बाद, आप इतने सारे बच्चों की मदद कर पा रही है। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी एक बेटी भी है और शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल चाइल्ड। एक पेरेंट जिसका एक बच्चा फर्स्ट बेबी है और ही सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द इश्यूज, कितना मुश्किल, कितना जरूरी है एक तो सेकंड बेबी करना, क्या आपके प्रॉज है, और कितना मुश्किल है एक मदर के लिए ये डिसाइड करना कि क्या हमें सेकंड बेबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स एक मेंटली, ऑफ कोर्स एक इतना डील करने का एक प्रेशर हो जाता है पेरेंट्स पे कि मैं एक बच्चे को ऐसे को मैनेज नहीं कर पाऊंगी, दो को कैसे कर हाँ, पाऊंगी, सबसे पहले बिल्कुल। उनको वो ही हो जाता है। और ये जैसे ये डिसीज है हार्मोनल है क्या है, हाँ, तो मेरा ऐसा चैलेंज था, मुझे काफी लोगों ने बोला कि आपके पास एक बच्चा ऐसा है दूसरा ऐसा हुआ, तो मैं उनको वही कहती थी मैंने एक को हैंडल किया मैं दूसरे को भी कर लूंगी, जब मुझे ये इशू है तो मैं कभी अपने मतलब मैंने उसको मैं ऐसे लिया ही नहीं, तो मैं कुछ भी होगा मेरा बच्चा है। ये तो हम ह्यूमन बींग सोचते हैं ना, इतना सेल्फिश है हम ह्यूमन बींग। अगर गाय है डॉग है एनिमल्स को ले लो, क्या वो सोनोग्राफी करके चेक करेगा मेरे बच्चे में ये डेवलपमेंट इश्यू नहीं, मैं उसको फेंक दूंगी मार दूंगी। और एक बात बताओ, मेरी जो सेकंड बच्चा हुआ ना,
उसका सबसे ज्यादा काम मेरे बच्चे ने किया है। मतलब उसको स्पून से खिलाना, उसने अपनी जो लाइफ अपना मिस हो गया था ना, वो सारी चीजें उसके साथ नहीं जी है, तो वो उसके साथ डेवलप हुआ है। तो दे आर सपोर्टेड। अगर आप एज ए मदर, एज ए मम्मी पापा, आपके पास सेकेंड चाइल्ड करने का ऑप्शन है ना, प्लीज गो फॉर दैट। क्योंकि सबसे ज्यादा लैपटॉप देना, बाइक देना, फैसिलिटी देना, लेकिन एक भाई बहन देना ना दुनिया में, वो सबसे बड़ी चीज है। तो मैं मानती हूँ कि क्योंकि मेन है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे बच्चों के साथ कोई खेलेगा नहीं, कोई बुलाएगा नहीं उसको खेलने के साथ, वो मिक्स नहीं होगा। जब वो सिबलिंग्स होगा ना, तो उसको कुछ नहीं चाहिए। वही। और दूसरा मेरा सेकंड बेबी उसको मार तोड़ के कराता है, क्योंकि वो जिद्दी है, उसको करना है। नॉर्मल बच्चे चीटर होते हैं, तो वो उसके हाथ से छीनेगा, फिर उसको पता चलेगा इसने छीना है, मुझे भी छीन के लेना पड़ेगा अपना हक। तो मुझे कहता मेरा बच्चा ही मुझे सिखाता है। तो वो अभी उसकी बेस्ट टीचर है मेरी डॉटर, कि जो आज तू भी कर, तुझे भी ये करना है, तुझे नहीं चाहिए। और कभी मैं उसको डांटती हूँ कोई गलती में मेरे बेटे को, तो वो मुझे कहती है तुझे पता नहीं है, और वो करेगा, तू उस पर ऐसे मत कर। तो मुझे भी कंट्रोल करती है। तो सेकेंड चाइल्ड एक के लिए ना, वो मुझे लगता है कि हमें चाहिए सपोर्ट सिस्टम है हमारा, तो क्यों नहीं करे हमारा सपोर्ट सिस्टम। और दो बच्चे होने चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी एज होगी, उनके हार्मोनल चेंजिंग हो, टीनेजर एज के शायद उनको शेयर करने के लिए कोई चाहिए। अभी के जमाने में सबके साथ, मतलब सोसाइटी में कैसे लोग होंगे, कहाँ किसके साथ क्या शेयर करेगा। तो मम्मी के लिए जो भाई बहन या कोई भी ब्रदर होते हैं, दो भाई दो बहन, वो गूगल होते हैं, कुछ भी दो चुगली करते हैं मम्मी पापा को पता चल जाती है। एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। बहुत सारी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं, बल्कि एक ही छोटी चीज है, डर। डर निकाल दो कि मेरा सेकंड बेबी जैसे हो, अरे उससे वर्स भी हो तो भी क्या है, कर लेंगे। ऐसे डर तो लगा, मतलब। और कभी कभी है ना, ऐसा नहीं है, मेरे साथ हुआ वो एक्सीडेंट था फर्स्ट बेबी में। तो काफी सारे मैंने बच्चे देखे। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को जानती हूँ, उनका प्रॉपर उनका बच्चा सीपी। सीपी मतलब पूरा सेरेब्रल पाल्सी में ऐसा होता है कि बॉडी के पूरे बॉडी पार्ट ना वो मूवमेंट ही नहीं कर पाते, वो व्हीलचेयर में ऐसे बैठे रहते बच्चा। उनकी सेकंड डॉटर हुई, शी इज वेरी नॉर्मल, उसने उनको हेल्प इतनी सपोर्ट की। उसके बाद उनके थर्ड बेबी हुआ, वो भी नॉर्मल। मतलब उनके उसके बाद उनका दो, एक बेटा और बेटी, वो सीपी जो बच्चा था सबसे बड़ा, आज वो सब सारा काम उसका वो लोग कर। लेकिन वो डर के बैठे नहीं रहे, उन्होंने दो बच्चे किए, उसके बाद वो दोनों बच्चे नॉर्मल और उनको सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक बच्चा ऐसा हुआ तो 101% काफी 1.000% चांस है कि दूसरी बार भी ऐसा हो। क्योंकि एक बार अगर हम कहते हैं ना, वो दूध गर्म लगा तो छाछ में फूक फूक के पिएगा, ऐसा दूसरी बार लेडीज इतनी अवेयर होती है, ज्यादा अपना ध्यान भी रखती है। नो डाउट मेरे, हाँ, और हमारे आर्मी वाइफ के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है। जैसे मैंने अपनी मिस्टेक बताई, मैंने गलती की थी कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम मैंने कहा मैं कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी। लेकिन मैं ऐसे जगह पे हम पोस्टेड थे जो एनवायरमेंट सेफ नहीं था एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, मेडिकली, जो फिजिकली भी हमें काफी सारे चैलेंज होते हैं। तो हो सके तो प्रेगनेंसी ऐसे प्लान कीजिए, एक सेफ एनवायरमेंट मिले आपको, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी मिले। कोई भी इमरजेंसी अगर प्रीमैच्योर डिलीवरीज हो रही है, या तो आपका कोई इश्यू हो रहा है, तो आपको कहीं पे भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो, पीडियाट्रिक प्रोवाइड हो, न्यूरो, सब कुछ सेफ जोन हो। हम एक प्रेगनेंसी टाइम ऐसा जो 1 साल होता है, जैसे बोर्ड के एग्जाम हो तो 1 साल हम कैसे बैठ के पढ़ाई करते हैं, भाई बोर्ड है इस टाइम पढ़ाई कर लेंगे। तो हमारा ये एक बोर्ड ले लो, और वो जो भी एक साल का ट्रेमिस्टर है वो हमारा अच्छे से निकलना चाहिए। तो एक आर्मी वाइफ को मैं वही एडवाइस करूंगी कि भाई जब अगर प्लान करो ना, ऐसे नहीं कि नॉर्मल बेबी भी मैं तो बताती हूँ नाउ डेज, क्योंकि इतने ज्यादा इश्यू हो रहे हैं। बच्चे आईवीएफ बच्चे ले लो, एडी सबसे ज्यादा, कि कौन से हार्मोन से आते हैं, कौन से इंजेक्शन देते हैं, वो कितने सारे उनको वो चलते हैं आईवीएफ में, इतनी सारी मेडिसिन देती है, उसकी साइड इफेक्ट होती है, फिर वो बच्चों को हो सकती है। उसके चक्कर में बच्चे का बिहेवियर इश्यू आते हैं। तो ये कंडीशन में बच्चों को बहुत ज्यादा ज्यादा इश्यू होंगे। तब आराम से कोई ऐसी सेफ एनवायरनमेंट में रहो। और 1 साल हो सके तो हस्बैंड क्या है, बैकअप सपोर्ट है। हस्बैंड इज नॉट, आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, एक वुमन अगर चाहे ना, भगवान ने देखो हमें तो हस्बैंड दिया है, लेकिन जो गाय माता है एनिमल्स है, वो सिंगल मदर ही कंफर्टेबल है कि वो खुद ही कर लेती है अपने बच्चों का ग्रूमिंग वूमिंग, और बहुत स्मार्टली करती है, काफी अच्छे से। तो वुमन को सबसे पहले करना है कि वुमन शक्ति होती है, सारी लेडीज सब कुछ कर सकती है। एक बच्चे को पालना, सिस्टमेटिक पालना, और वुमेन्स के पास जो मैनेजमेंट है ना, एमबीए डिग्री के पास नहीं है। वो घर का किचन मैनेज करना, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन से टाइम पे क्या निकालना है। अगर एक छोटी छोटी, ये काफी अगर देखा जाए काफी स्मॉल मैटर है। तो प्रेगनेंसी भी अपनी ऐसे प्लानिंग से प्लान करें।
अगर आप आर्मी में आपके हस्बैंड है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता, वो पॉजिटिवली लीजिए कि मुझे ये टाइम में मुझे खुद अकेला रहना है, मेरे मनपसंद खाने, मुझे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। ऑफकोर्स आई एम अ सिंगल, आई एम अलोन, दैट इज गुड। मुझे ये टाइम अपना एंजॉय करना है, खुद अपने एज ए ह्यूमन बीइंग एंजॉय कीजिए लाइफ। अगर हस्बैंड नहीं है, पोस्टिंग आउट है, कहीं दूर है, फील्ड पोस्टिंग में, लेकिन दिस योर टाइम यार, जी लो अपनी जिंदगी। 3-4 साल मिल रहे हैं हमें, 1-2 साल मिल रहे हैं, और बच्चे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है हमारी। एज ए आर्मी वाइफ मुझे पता है कि एक बच्चे होते हैं ना, जब बड़े होते हैं ना, ज्यादातर चीजें जो माँ को पता होती है ना, फादर को नहीं पता होती। अच्छा ये टाइम अभी ये करेगा, क्योंकि मदर तुरंत पकड़ लेती है। तो ये हमारी क्वालिटी है। और हस्बैंड वेट कर जस्ट मुस्कुराने के लिए बैठते हैं, बर्थडे बर्थडे में आते हैं, फंक्शन में, वो गुड टाइम सारा देखते हैं, लेकिन बैड टाइम में मदर होती है उसके पास। बिल्कुल। जब बच्चा बीमार होता है, या तो बच्चे को डिप्रेशन होता है, या बच्चा कहीं रोता है, गुस्सा होता है, वो सब चीजें हैंडल करने के उसकी मदर होती है उसके पास। अगर आप किसी के पास एकदम ढाल बन के खड़े रह सकते हो, तो खुद के पास पहले खड़े रहो। लव योर सेल्फ एज ए मदर। आप एक माँ हो, आप सोसाइटी में एक अच्छा बच्चा देना चाहते हो, एक आइंस्टाइन पैदा हो रहा है आपके पेट में, तो जीनियस को अगर आपको लाना है दुनिया में, तो ऑफकोर्स यू आर जीनियस मदर। तो अपने आप को प्यार करो। कोई आपको प्यार करे, कोई आपको जूस, हाँ वो देगा, वो इमोशनली हाँ होता है थोड़ा, क्योंकि हम ना एक इमोशनली एनिमल है, फीमेल। मैं वो अगर हम पूछने इमोशनल वाली थी होती कि एक मदर को भी तो जरूरत होती होगी कि मतलब मदर बच्चे के लिए है, बट वो मदर के लिए भी तो कोई चाहिए ना, उसको भी तो हाँ, इमोशनली वो करने के तो लिए कोई चाहिए। एवरी डे मैं बता रही हूँ, सबसे पहले अपना यहाँ हर रोज सुबह उठ को एक अच्छा सा चाय का कप लो, अपनी क्वालिटी ऑफ होती है ना, जो मैं मुझ में अच्छा क्या है वो लिखो, और मुझसे खुद को ज्यादा प्यार। अच्छा क्या मेरे हस्बैंड में है वो लिखो, तो आपको क्या, नहीं मैं इनफ हूँ। मैं जब ये काउंसलिंग लेती हूँ ना लड़कियों की, मैडम मुझे क्रश है लड़के पे, मैंने कहा एक काम कर, तू 6 महीने का गैप ले, उसमें जो क्वालिटी है ना तू डेवलप कर दे, फिर तेरा क्रश चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ये होटल में खाया, यहाँ का खाना अच्छा था, लेकिन मैं चंडीगढ़ गई, वहां पे वो रेस्टोरेंट में खाया, उसका खाना और ज्यादा बेटर था। दैट इज क्रश। तो वो हम टेक्निकली अगर हम समझे ना, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई एम वेरी टेक्निकल पर्सन। मैं ज्यादा इमोशनली अगर जाऊंगी ना, तो इमोशनल क्या होता है, इमोशनल फूल होता है, इमोशनल यही हाँ बनना। हाँ, तो कहते हैं ना, तो मैं मतलब किसी को नॉनसेंस बोलना गलत है, लेकिन किसी को बोले बेटा आपको सेंस नहीं है, तो ऐसे हैंडल करो चीजें। अपने आप को सेंसेबल हैंडल करना चाहिए, ना कि अपने आप को नॉनसेंस बनाना कि भाई हमें भी इमोशनल। हाँ, ब्रेक होना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का होना, एक माँ का होना, क्योंकि मेरी डिलीवरी थी, मैं हॉस्पिटल में अकेली थी, आसपास देखती थी काफी सारी लेडीज थी, उसके सिर पे उसकी मम्मियाँ हाथ घुमा रही, बेटा चिंता मत करो। एक मदर फिगर थी उनके पास कि बेटा मैं भी ये दौर से गुजरी हूँ, आई डोंट हैव मदर। मैं क्लास 9th में थी, मेरी मदर डेथ हो गई, सबसे बड़ी मम्मी डेथ हो गई, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद पापा की डेथ हो गई। तो आप सोचो, मैं चाइल्डहुड में अगर, मुझे लगता है कि मैं देखती थी कि मेरा ऐसा ऐसा टाइम था जहां मुझे मदर की जरूरत थी, लेकिन वो टाइम में टूटने की जगह मैंने कहा नहीं नहीं, आई थिंक आई एम, मैं ज्यादा एबल हूँ अपने आप को हैंडल करने में। शायद मेरी मम्मी होती है, मुझे नहीं हैंडल कर पाती, पर मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगी। तो वैसा ही एटीट्यूड अगर हम एज ए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो दवाई देके हाथ ऊपर कर देगा। हस्बैंड के पास जाओगे, आपके सिर पे हाथ लेगा, आपको अच्छा लगेगा साइकोलॉजिकली, लेकिन जो पेन है ना, साइकोलॉजिकली फिजिकली, वो आपको ही झेलना है। बिल्कुल। तो बेटर है वो पेन ना लो, उसको अपॉर्चुनिटी लो। बहुत हार्ड है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो सफर मैंने किया है तो मुझे पता है। ऐसा बोलना तो नहीं है, काफी रो रो के दिन निकाले। हाँ तो सबने निकाले होते हैं, मैं लेकिन समझ, मैंने जिससे बात मैं करती सिर्फ हूँ बात मुझे कर रही हूँ, कहते सिर्फ हैं। बात कर रही हूँ, और आई एम अनेबल टू कंट्रोल कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ। आपने तो वो झेला है लिटरली। हाँ, मतलब वो टफ है वो टाइम, लेकिन कहते हैं ना टफ होते हैं ना, तभी भगवान ने टफ बनाया है कि नहीं, बिल्कुल। सबको नहीं मिलता चांस। सबको बिल्कुल। एनडीए का जैसे हमारे आर्मी के ना, एनडीए क्रैक हाँ, करनी है भाई, मुझे आज रगड़ा मिलेगा, तो मुझे लगता है लाइफ का रगड़ा लो, तो भगवान आपको टॉप बना देंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक मिसेस मेहता आप एक इंस्पिरेशन हो, मतलब मुझे ऐसा ऐसी जेन्युइनली फीलिंग आ रही है कि आपका इंटरव्यू मैं एक ऐसे टाइम पे ले रही हूँ जहाँ पे मैं खुद बड़ा वो सोच रही थी कि यार इतने महीने हो गए हैं बच्चों के साथ, इतना परेशानी हो रही है, बट वो सिंगल मदर वाली वो जो फीलिंग होती है ना कि आपको करना है, आप कर सकते हो। सो इट्स अ बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच, आप रियली एक इंस्पिरेशन हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विश आपको बहुत सक्सेस मिले। आपका बेटा ऑलरेडी इतना अच्छा, मैंने उसकी फोटोज देखी और वीडियोज देखी है, ही इज ग्रोइंग सो ब्यूटिफुली, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। इज माय टारगेट, और बहुत थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मतलब आई एम वेरी, मुझे इतना थैंकफुल होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि
कहते हैं ना आपकी सोसाइटी कैसे हेल्प कर पाए, यू आर द वन। जब ये थैंक यू। सोसाइटी में ये सब्जेक्ट लेके और ऐसे बच्चों को, ऐसी फैमिली को हेल्प करना चाहते हो, और आपने ये सब्जेक्ट चुना, क्योंकि सब अवॉइड करते हैं, अरे यार ये मतलब ये इश्यू पे कौन बात करे। पर होप सो जो ऐसे ऐसे पेरेंट्स बाहर मैं निकलूं, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे पता है, मैं जानती हूँ एज ए नाम भी, पर आप लोग भी प्लीज बाहर आइए, क्योंकि उन लोगों ने काफी कुछ अच्छा किया है और मुझसे भी ज्यादा बेटर एक मदर है जो अपने बच्चे को डील कर रही है। सिर्फ वो मीडिया में आना नहीं चाहते, बाहर नहीं आना चाहते, वरना ये पेरेंट्स भी बहुत ही कहते हैं ना, वो अपने अपनी लाइफ की अच्छा हैंडल करते हैं, दूसरे को गाइड कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने ये सब्जेक्ट से अपने सोसाइटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने कहीं ना कहीं हेल्प की है। यू आर ऑल्सो सोसाइटी हेल्पर थैंक यू लाइक सो मच।